हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जैव विकास के प्रमाण एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पे किस तरह से हुई। तो उसमें आपने देखा कि जो ओपेरिन थे उन्होंने अपने सिद्धांत में कुल 8 चरण बताए और 8 चरण के अंतर बताया कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उसमें खास रूप से जैसे आपने देखा कि जो 6वां चरण था, 6वें चरण में ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति होने लगती है और फिर 7वें चरण के अंतर्गत वही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक तरह से फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। फिर 8वें चरण में क्या होता है कि वही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कन्वर्ट होने लगती हैं। ऐसी स्थिति केमिकल इवोल्यूशन की वजह से होती है, इन्वायरमेंटल चेंजिंग की वजह से होती है। तो ये पूरा प्रक्रिया होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके पृथ्वी पे कोशिकाओं की और जीवों की उत्पत्ति होनी स्टार्ट होती है। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह से जैसे ओपेरिन ने ये सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति 8 चरणों में होती है और उसे एक तरह से सिद्ध करने के लिए कि इनका ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही है कि नहीं, तो आपने देखा कि स्टैनले मिलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस पर क्लियर किया कि नहीं, ये जो स्टेप्स बताए गए हैं ऐसा संभव हो सकता था। ऐसी स्थिति की वजह से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति होनी संभव है अगर हम उस तरह की जो कंडीशन है अगर प्रोवाइड करें और एक एक्सपेरिमेंट करें जैसा कि मिलर ने करके देखा था, तो हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति इन्हीं चरणों में या इन्हीं स्टेप्स के द्वारा हुई जो ओपेरिन ने एक्सप्लेन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जैव विकास है, जैव विकास में जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसके हमारे पास कौन कौन से एविडेंस हैं, हम कैसे ये क्लियर करेंगे कि जैव विकास हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए जो वैज्ञानिक तौर से खरे उतरें। तो ऐसी स्थिति में हमें कुल 5 तरह के बेसिक एविडेंस प्राप्त होते हैं जिसे हम आज लोग देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला एविडेंस हम देखेंगे तुलनात्मक आकार का शरीर व रचना। तो अगर आप देखेंगे किसी भी जीवधारी के अंदर उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है या फिर उसका जो एनाटॉमी होता है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। खास रूप से अगर हम देखें भ्रूणी विकास में जो शुरुआती दौर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है कई सारे जीवों के अंतर्गत, वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे आप मेढक में, मछली में, इसी तरह से बंदर में, कुत्ते में, बिल्ली में, यहाँ तक कि मनुष्य में और गाय भैंस में भी अगर आप देखेंगे तो आप में जो शुरुआती दौर का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। और बाद में भी आप देखते हैं कई सारे जीवों के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है वो काफ़ी हद तक दिखाई देती है। तो इस तरह से जो भ्रूणी विकास होता है जीवों का वो शुरुआती दौर में एक जैसा होता है और बाद में उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जीवों का विकास किसी एक ही तरह के जीवधारी से हुआ है या एक ही तरीके की कोशिका से हो पाया है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम देखेंगे समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन। तो ये जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं इनकी क्या खासियत होती है? तो ये ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है परंतु इनके कार्य में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो मनुष्य का हाथ, मेढक व घोड़े के पैर, अगर आप इसमें देखेंगे तो मनुष्य का जो हाथ होता है इसमें ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसमें ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस अल्ना, यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और इस तरह से ये फैलेंगियस। तो टोटल जो 30 बोन पाई जाती हैं। सेम इसी तरह की कुछ संरचना मेढक के अंदर भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप घोड़े के पैर में भी देखेंगे तो इसी तरह की हड्डियों की जो संरचना होती है दिखाई देती है। सब में इसी तरह की संरचना लगभग दिखाई देती है, लेकिन इन सभी का कार्य अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से अलग होता है। मनुष्य अपने हाथ का उपयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है, मेढक जबकि अपने पैर का उपयोग चलने के लिए करता है, फुदकने के लिए करता है, और साथ ही जो घोड़ा होता है वो भी अपने पैर का उपयोग चलने के लिए करता है, दौड़ने के लिए करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी उत्पत्ति और संरचना है वो एक जैसी है पर इनका जो कार्य है पूरी तरह से डिफरेंट आपको दिखाई देता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे जो समृद्ध या समरूप अंग होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन्हें हम लोग एनोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। ये पूरी तरह से होमोलॉगस ऑर्गन के विपरीत कार्य करते हैं या फिर इनका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो होमोलॉगस के बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इनकी संरचना और इनकी उत्पत्ति क्या होती है, पूरी तरह से भिन्न होती है। आपने होमोलॉगस में देखा, समजात में देखा कि संरचना और उत्पत्ति समान थी, जबकि यहाँ पे क्या है,
संरचना और उत्पत्ति में भिन्नता दिखाई देगी और कार्य में समानता हमें दिखाई देगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो पक्षी होते हैं और यहाँ तक कि जो चमगादड़ होता है, अगर आप इनकी उत्पत्ति और संरचना देखेंगे इनके पंखों की, तो ये पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, पर इनके कार्य में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। मतलब पक्षी और चमगादड़ दोनों अपने पंखों का उपयोग उड़ने के लिए ही करते हैं, पर अगर इनकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर आप देखेंगे फिगर, तो इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी डिसिमिलरिटी दिखाई देती है। इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारे पास चौथा प्रमाण है, ये है अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं? तो माना जाता है कि पहले शुरुआती समय में जब जीवों का विकास हुआ तो उसके अंदर कई तरह के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो परिवर्तन उसके बॉडी के अंदर होता हुआ या नेचर में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे उन जीवधारियों ने अपने कुछ अंगों का उपयोग करना बंद कर दिया। और अब क्या है, वो अंग उसके शरीर में आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कार्यविहीन होने की वजह से ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। तो ऐसे अंग जिनका आप शरीर में किसी भी तरह का कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे अंगों को ही अवशेषी अंग कहते हैं। तो आखिर ये अंग विकसित कैसे हुए? तो ये अंग भी किस वजह से विकसित हुए? इवोल्यूशन के कारण ही विकसित हुए। और किसकी वजह से अवशेषी हो गए? इवोल्यूशन के कारण ही अवशेषी हो गए, जैव विकास की वजह से ही अवशेषी हुए। कि पहले इनका उपयोग था तो इनका विकास हुआ, बाद में उपयोग खत्म हुआ तो धीरे धीरे इनका उपयोग खत्म हो रहा है, तो आने वाले भविष्य में समय में ये अंग पूरी तरह से शरीर के अंदर से भी विलुप्त हो जाएंगे। जैसे माना जाता है कि मनुष्य अपनी खोपड़ी का, अपने मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करता है, तो जो भविष्य का मानव होगा उसकी खोपड़ी काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी उसका माइंड डेवलप होगा, लेकिन शरीर के बाकी अंग उतने विकसित नहीं होंगे जितना उसका मस्तिष्क का विकास होगा। तो इस तरह से जिस अंग का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे उसका विकास भी ज़्यादा होगा, और जिसका उपयोग धीरे धीरे हम लोग कम करने लगते हैं उसका विकास भी कम होने लगता है। अब अवशेषीय अंगों में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे मनुष्य का जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जिसे हम लोग पुच्छ कशेरुका कहते हैं, इसे हम लोग कृमि परिशेषिका कहते हैं। तो कृमि परिशेषिका जो होती है, अपेंडिक्स जो होती है, ये सेलुलोज का पाचन करती थी। तो जो शुरुआती समय में मनुष्य ज़्यादातर शाकाहारी हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति के कारण जो शाक होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लेकिन अभी क्या है, मनुष्य हर तरह से भोजन को पका के खाने लगा है, तो जो सेलुलोज है वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। तो इस वजह से अभी अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं रह गया, अब उसे सेलुलोज के पाचन में उसका कोई रोल नहीं रह गया। ऐसी स्थिति के कारण अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषीय अंग हो गई। इसी तरह से आँखों की निमेशक पटल, अक्कल दाढ़ और ये जो ईयर पिन्ना होता है, ये सब क्या है? अवशेषीय अंग है, जिनका हमारे शरीर में अब कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं रह गया है। तो एक तरह से ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। हाँ, ये खूबसूरती के तौर पे बेशक आवश्यक हैं, लेकिन अगर हम कार्य के तौर पे देखें तो इनका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं रह गया है। तो 5वें नंबर पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जीवाश्म तथा जीवाश्मीकरण की, फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन की। तो फॉसिल्स क्या होते हैं और इनसे कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन में इनके द्वारा हम कैसे जानेंगे कि इवोल्यूशन के लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, उसमें आप देखते हैं कि कई तरह के जैसे क्रो-मैग्नान मानव है, निएंडरथल मानव है, होमोसेपियंस मानव है, तो उनके कंकाल प्राप्त होते हैं, उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो वो कंकाल क्या करते हैं कि जो पुरातत्व विभाग होता है एक तरह से, वो उनको उनका कंपैरिजन करता है, उनकी स्टडी करता है, उनको कंपेयर करता है कि इनमें किस तरह की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है, समानता या फिर असमानता है। उसके आधार पे हम ये क्लियर करते हैं कि जैव विकास जो है एक क्रमिक परिवर्तन के अनुसार हुआ है, धीमी गति से हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई या फिर इन्वायरमेंट चेंज होता गया, उस तरह से मनुष्य अपनी जो मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी थी या फिर उसकी जो एनाटॉमिकल एक्टिविटी थी उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो जीवों के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं लाखों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद, उन्हीं अवशेषों को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। और अवशेष जो बनते हैं खास रूप से वो तापमान और दाब की वजह से, ताप और दाब की वजह से बनते हैं। तो ऐसी स्थिति जब ताप और दाब के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जीवों का जीवाश्म के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? जीवाश्मीकरण कहलाता है। तो जनरली आप ऐसे
कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स ड्यू टू प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज फॉसिलाइजेशन। तो ये 5 तरह के जो आपको एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, इसके बेसिस पे हम क्लियर कर सकते हैं कि जीवों का विकास जो इवोल्यूशन है वो होता है, और इवोल्यूशन की वजह से ही, जैव विकास के कारण ही जीवों में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, और इन्हीं वजहों से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब ये भी एक बात है कि क्या जैव विकास इस समय भी हो रहा है? तो जैव विकास एक धीमी और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो वर्तमान में, भूत में और भविष्य में हमेशा होती रहती है, और इसी वजह से नए जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पे होती है। और डिफरेंट तरह की स्पीसीज जो हर समय खोजी जाती हैं या फिर आने वाले भविष्य में खोजी जाएंगी, वो उनकी वजह क्या है? यही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, जैव विकास है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो लैमार्कवाद है, डार्विनवाद है, और साथ ही जो उत्परिवर्तनवाद है उस पर हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।